Hello students, Namaskar to all of you. So today we shall start with the first unit of our syllabus, that is national income and related aggregates. All of we know about the national income. In 10th standard we have seen the national income. What is national income? So national income is the total income of the country, but it is ये जो total income कहते हैं कि national income means the total income of the country. This is not the correct definition. This is the layman's definition. ये आम बंदा जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है वो ये डेफिनेशन देगा, तो ये डेफिनेशन आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती, आप ऐसी डेफिनेशन मत देना। सो सिर्फ ये समझ के लिए ही है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो हम कह देते हैं कि राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र की कुल आय, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आय हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है, इससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। सो बिफोर नोइंग ऑल दीज थिंग्स, फर्स्ट वी हैव टू गो टू द हिस्ट्री ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। रिमेंबर, जो नेशनल इनकम होती है दे आर जस्ट द एस्टिमेट्स। नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं की जाती। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपने पेरेंट्स से यदि पूछें कि क्या कोई उन्हें उनकी इनकम पूछने आया है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय हर साल कैलकुलेट होती है, क्या कभी किसी साल उनसे किसी ने उनकी इनकम पूछी है? मेरे ख्याल से उनका जवाब नो होगा। भाई मेरे पास तो आज तक कोई नहीं आया, मेरे को 20 साल सर्विस करते हुए हो गए हैं। सो nobody asked me कि what is your income. So then how the national income is calculated? अगर तो नेशनल इनकम, रिमेंबर सबसे पहले तो नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं की जाती, नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है, अनुमान लगाए जाते हैं इसके, ठीक है। तो इसके अनुमान कैसे लगाए जाते हैं, दैट वी शैल सी लेटर ऑन। द फर्स्ट thing is that we should understand about the history of estimating the national income. Who were the persons who first in India try to estimate the national income? So this figure, this grand old man, he is also known as the grand old man of India. इसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। क्या इसको आप पहचानते हैं? यस, सम ऑफ यू माइट बी रिकॉग्नाइजिंग दिस पिक्चर। दिस पिक्चर इज़ ऑफ दादा भाई नौरोजी। ऑफ कोर्स ये दादा भाई नौरोजी हैं। यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में जो है वो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने की कोशिश की, दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन तो दादा भाई नौरोजी जो है, he prepared the first estimates of national income in 1876. He tries to estimate the national income first estimating the value of agriculture production. तो उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितने का होता है ये एस्टिमेट करने की कोशिश की। फिर उसमें इन्होंने ऐड कर दिया सर्टेन परसेंटेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये इनका अपना तरीका था, इनके अपने दिमाग की उपज थी। इन्होंने कोई साइंटिफिक तरीका नहीं अपनाया, ना ही उस टाइम व्यक्ति के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो साइंटिफिक कोई स्टडी कर सकते। सिमिलरली इन्होंने प्राइवेटली ये सारी स्टडी की, तो ना ही व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि ही कैन ट्रैवल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश के वो सबसे नेशनल इनकम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करता फिरे। सो इन्होंने अपने एस्टिमेट्स इन्होंने तलाशे और इन्होंने ये प्रयास किया, इन्होंने साहस किया। ही डेयर टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन द ब्रिटिश टाइम। उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था भारत में। सो इट वाज, ये जो बात है ये 1876 की है, जब हमारे यहाँ पर पहला आज़ादी का विद्रोह हुआ था 1856 में, उससे 20 साल बाद ही, ठीक है। तो 20 years आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1856, म्यूटिनी ऑफ 1856। सो 1876 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की कोशिश की। तो इनके बाद भी भारत में बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीय आय की गणना की कोशिश की। इट वाज फिंडले शिरास जिन्होंने 1911, 1922, 1934 में नेशनल इनकम एस्टिमेट करने की कोशिश की। इसी तरह शाह एंड खंबात वर देयर हु ट्राइज टू एस्टिमेट द इंडियाज़ नेशनल इनकम इन 1921। This was the person. This is Finlay Shiras. He was a British soldier, British officer who tries to calculate the national income of India. But again, his method was also his very own method.
इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक मेथड, इसको भी एक साइंटिफिक मेथड नहीं माना जाता। इसी तरह शाह और खम्बाता ने भी 1921 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की, लेकिन जो व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले एक साइंटिफिक तरीके से इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की वो थे VKRV राव, and it was happened in 1931, so this was the person VKRV राव। उसके बाद RC देसाई ने 1931 से 40 के बीच में इंडिया की नेशनल इनकम एस्टिमेट करने की कोशिश की है। सो ऑल दीज persons were there who tries to estimate the national income of India prior to independence। आज़ादी से पहले जिन व्यक्तियों ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की उसमें दादाभाई नौरोजी, फिंडले शिराज, शाह एंड खम्बाता, डॉक्टर VKRV राव, then Professor RC Desai। So they were the person who tries to estimate the national income of India prior to independence। हमारी आज़ादी जो कि 1947 में हुई उससे पहले जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की ये वो व्यक्ति थे। लेकिन तो डॉक्टर VKRV राव 1931 में इन्होंने राष्ट्रीय गणना करने की कोशिश की, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली तो भारतीय सरकार ने 1949 में, यानी आज़ादी के 2 साल बाद 47 वी गॉट इंडिपेंडेंस, बट इन 1949 the government of India appointed a committee to estimate the national income, so that is known as the National Income Committee। so this was set up in 1949 और इसके जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर PC महालनोबिस। PC महालनोबिस के बारे में यदि आप जानते हो तो इनको जो मॉडर्न इंडिया है उसका आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन stone of the path by which the India may develop, because at that time जब 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जा रही थी, सम पीपल दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट कि भारत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाई जाएं, बट PC महालनोबिस वाज द पर्सन हु स्ट्रेस्ड ऑन सेटिंग अप ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो ये हम अपनी इंडियन इकोनॉमी में भी इनका नाम दोबारा से हम सुनेंगे। लेकिन PC महालनोबिस ही वाज अ chairperson of National Income Committee which was set up to estimate the national income of India in 1949। इसके अलावा प्रोफेसर DR गाडगिल और डॉक्टर VKRV राव भी इसके मेंबर थे। इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में प्रेजेंट की। सो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट जो इन्होंने एस्टीमेट लगाए कि 1948-49 में जो भारत की राष्ट्रीय आय थी वो थी 8,710 करोड़, और उस टाइम पे भारत की प्रति व्यक्ति आय द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एट द टाइम वाज 225 रुपीज़ एंड द नेशनल इनकम वाज 8,710 करोड़ रुपीज़। ओके, लेकिन बाद में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई और 1955 से 1955 से हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन में आता है। ठीक है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसके अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी आयोग आता है, और ये केंद्रीय सांख्यिकी आयोग भारत में सेंसस भी कंडक्ट करता है, पॉपुलेशन भी कैलकुलेट करता है, और इसी का काम राष्ट्रीय आय की गणना करना भी इसी का काम है। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इट आल्सो कैलकुलेट द पॉपुलेशन, सेंसस जो करने का काम है वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का है। नाउ जो नेशनल इनकम है इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स का हमें समझना ज़रूरी है। तो पहला कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी, हिंदी में कहते हैं इसको घरेलू सीमा। सो व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि ऐसे सारे क्षेत्र जहां से एक अर्थव्यवस्था को अपनी घरेलू आय प्राप्त होती है। मीन्स बाय डिफाइनिंग डोमेस्टिक टेरिटरी वी आर डीमार्किंग द एरियाज
कि ऐसे एरियाज़ जहाँ से जो इनकम जनरेट होगी वो भारत की डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगी, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले वी हैव टू कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक कहाँ की इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगी, तो वो हम बाउंड्री मार्क कर रहे हैं। तो उसके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन हमें समझनी जरूरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स ऑल दीज एरियाज फ्रॉम वेयर एन इकॉनमी रिसीव इट्स डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ऐसे सारी एरिया से है, ऐसे सारे क्षेत्रों से है जहाँ से हमारे देश को घरेलू आय प्राप्त होती है। तो कहाँ की आय को हम अपनी घरेलू आय में शामिल करेंगे, तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। नंबर 1 इसमें शामिल है पॉलिटिकल बाउंड्री, दैट इज़ लैंड एंड वाटर बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। यानी जो भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, दिस इज़ द लैंड बाउंड्री। इसके अलावा हमारी समुद्री सीमा भी है, तो ये भी इसमें आएगी। तो हमारी लैंड बाउंड्री और समुद्री सीमा में जो भी इनकम जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगी, या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो हमारी ये जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं और वाटर बाउंड्रीज़ हैं, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं। तो जहाँ जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे, वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक इनकम। ओके, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगी। ठीक है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज़ आ रही है, हमारी लैंड बाउंड्रीज एंड द वाटर बाउंड्रीज। Similarly, domestic territory, second thing, it also includes the ships and aircrafts। जो हमारे ships हैं या हमारे aircrafts हैं जो हमारे देश में चल रहे हैं, वो तो हमारी domestic territory का हिस्सा है ही हैं। लेकिन ऐसे ships और aircrafts भी हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा हैं जो हमारे हैं, हमारे देश के हैं, लेकिन वो चल रहे दूसरे देश की सीमाओं में हैं। लाइक एयर इंडिया का विमान यदि लंदन से अमेरिका के लिए उड़ान भरता है तो वो हमारे देश की घरेलू सीमा का हिस्सा है, बिकॉज दैट एरोप्लेन बिलोंग्स टू इंडिया। सिमिलरली अ शिप विच इज़ एंगेज टू कैरी सम प्रोडक्शन गुड्स फ्रॉम पेरिस टू सऊदी अरब, पेरिस से सऊदी अरब कोई शिप जा रहा है लेकिन वो शिप भारतीय है, तो वो जो शिप है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, हालांकि वो भारत की पॉलिटिकल सीमा में नहीं चल रहे हैं। ठीक है, इज़ इट क्लियर। तो ये हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा होंगे। जो हमारे शिप्स हैं, जो हमारे जहाज़ हैं, वो चाहे किसी भी देश की बाउंड्री में चल रहे हों, वो हमारे देश की घरेलू सीमा का हिस्सा होते हैं। तो जब हम घरेलू सीमा का हिस्सा उन्हें बता रहे हैं, तो घरेलू सीमा का हिस्सा डिफ़ाइन करने से हमारा मतलब क्या है कि इन जहाज़ों को, इन शिप्स को जो इनकम मिलेगी वो भारत की घरेलू आय में शामिल होगी। दैट इज़ द मेन मकसद। ओके, इसीलिए हम घरेलू सीमा डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने की नौकाएं या जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है, यदि उसका कोई प्लेटफॉर्म ने समुद्र में बनाया हुआ है, जो हमारे समुद्र में या हमारे समुद्र में नौकाएं चलती हैं, हमारे समुद्र में तेल निकाला जा रहा है, वो तो हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा है ही। लेकिन इसके अलावा यदि हमारे देश की मछली पकड़ने की नौकाएं या जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं तेल निकालने के लिए, यदि उनको परमिशन मिल जाती है कि वो दूसरे देश के समुद्र में सेटअप हो जाएं या दूसरे देश के समुद्री सीमा में मछलियां पकड़ सकें, तो क्योंकि ये हमारे देश के हैं दोनों चीज़ें, तो ये भी चाहे ये दूसरे देशों की समुद्री सीमा में हो, लेकिन ये भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा होंगे। यानी इन शिप से, इन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से जो इनकम आएगी वो हमारी घरेलू आय में शामिल होगी, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज दे बिलोंग्स टू इंडिया, क्योंकि ये भारत के हैं, चाहे ये दूसरे देशों की समुद्री सीमा में चल रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑफ इंडिया, दैट्स वाई दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये भारतीय घरेलू सीमा का हिस्सा हैं क्योंकि ये भारतीय हैं। ठीक है। सो फिशिंग वेसल्स एंड floating oil platform extraction centers operated by residents of a country, means suppose country is India, in international waters are the part of Indian domestic territory. Okay, international waters में चाहे ये चल रहे हैं, लेकिन ये उस देश की घरेलू सीमा का हिस्सा होंगे जिस देश के ये एक्चुअल में हैं।
इसी तरह से एम्बेसीज़, दूतावास, प्रत्येक देश के विभिन्न देशों में दूतावास होते हैं, भारतीय दूतावास भी हैं अलग अलग देशों में। तो ये जो दूतावास होते हैं ये किस काम से आते हैं? ये एक देश के नागरिकों को उस देश में जाने की परमिशन देते हैं। सपोज़ यू वांट टू गो टू अमेरिका, अगर आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सपोज़ ऑस्ट्रेलिया आप जाना चाहते हैं तो आपको पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की परमिशन लेने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ एक ऑफिस खोला हुआ है जिसे कहते हैं एम्बेसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का दूतावास। वहाँ आप अपना पासपोर्ट ले जाएंगे और उनको बताएंगे मैं इस काम से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। अगर वो आपकी बात से एग्री कर जाते हैं तो आपको उसके लिए वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, परमिशन, वीज़ा मतलब परमिशन। तो इसी तरह यदि कोई भारत आना चाहता है, भारत ने भी दुनिया के विभिन्न देशों में अपने दूतावास स्थापित किए हुए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे व्यक्ति आते हैं घूमने के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो इसी तरह जो भारतीय दूतावास विभिन्न देशों में हैं, हमारे इंडिया के, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो जापान में है, चाहे पेरिस में है, चाहे वो मॉस्को में है, तो वो सारे के सारे दूतावास जो हमारे देश के हैं विभिन्न देशों में, वो हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा होंगे, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। सो ऑल द एम्बेसीज ऑफ इंडिया, वेदर इट इज़ इन वाशिंगटन DC or it is set up in Paris or it is in London or it is in Moscow, they will be the part of Indian domestic territory. So Indian domestic territory जब हम कह रहे हैं तो इससे क्या मतलब है कि उन एम्बेसी से जो इनकम जनरेट होगी वो भारत की घरेलू आय में शामिल होगी। तो इसीलिए हम डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ की इनकम को हमें अपनी घरेलू आय में शामिल करना है, ठीक है। तो domestic territory means all those areas from where we get our domestic income, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एरियाज़ आएंगे? हमारी पॉलिटिकल और वाटर बाउंड्रीज़, इसके अलावा जो हमारे देश के शिप्स चलते हैं दूसरे देशों के बीच में, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। सिमिलरली हमारी मछली पकड़ने की नौकाएं या जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए इंटरनेशनल वाटर्स में, वो भी यदि वो हमारे देश के हैं लेकिन वो इंटरनेशनल वाटर्स में हैं या दूसरे देश की सीमाओं में हैं विद द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, सो दे विल बी द पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। सिमिलरली द एम्बेसीज ऑफ इंडिया विच वर सेट अप इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द countries, they will also be the part of the domestic territory of India. I hope you will understand this concept domestic territory. So this is for your homework कि what is domestic territory and what are the areas which we include in the domestic territory, ठीक है। डोमेस्टिक घरेलू सीमा किसे कहते हैं और घरेलू सीमा में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। सो इसको आप करेंगे और बहुत जल्दी मैं अगले कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, बाय बाय।